नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इससे पहले हम लोग साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यदि आप नहीं देखें तो उसको भी देख लें। मैं पूरे वीडियो में पूरा डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये मॉडल पेपर आप लोग का सेट 1 है। अभी सेट 1 ही जारी किया गया है। इसे बाद में अगर और जारी करेगा तो संभावना है कि और जारी करेगा, तो आप लोग को मैं पूरा और डिटेल के साथ में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 40 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। इससे के बाद आप लोग को सब्जेक्टिव का ही भी अब मैं पूरा डिटेल के साथ सॉल्यूशन करवाऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए दिया हुआ है सेक्शन ए दिया हुआ है। सेक्शन ए में दिया हुआ है 1 गुना 40, यानी 40 क्वेश्चन है, एक एक नंबर करके आप लोग को मिलेगा। तो इसमें आप लोग को क्या दिया हुआ है, देखिए प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बोला किस रूप में लिखा जा सकता है, यही चीज आपको पूछा है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते, 140 को हम लोग तोड़ते हैं। 140 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 140 को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 से चलेगा, 70 दूना 140, फिर आपका 2 से चलेगा 35 दूना 100, ये 35 दूना 70, फिर आपका चलेगा 5 से, 7 पचे 35। आपका क्या हो रहा है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो आपको देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में ऑप्शन आपका सी में आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर में दिया है कि एक धनात्मक संख्या 6q+5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, यानी आपको दिया हुआ है 6q, यानी आपको दिया हुआ है यहाँ 6q+5 दिया हुआ है। तो देखिए q का मान हम लोग पुट करेंगे। q का मान जो है, q एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक आप 1 2 3 4 5 6 आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ये कुछ भी अगर पुट करेंगे, जैसे आपका जो मर्जी कर रहा है, आप बोलेंगे नहीं 1 पुट करेंगे, तो अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, 1 अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, तो 6 का 6 5 क्या हो गया आपका 11 हो गया। अगर आप बोलेंगे नहीं हम 2 रखेंगे, तो 6 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 प्लस 5 कितना हो गया 17 हो गया। यानी आप कुछ भी रखेंगे यहाँ पर, यानी कुछ भी रखिए। अगर आप 3 रखना चाहते हैं, क्यू की जगह 3 रखना चाहते हैं, तो 6 गुना 3 प्लस 5, तो 6 18 5 23 हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि प्रत्येक बार जब हम कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं हमको क्या प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो बोल रहा है ये धनात्मक है, ये किस प्रकार का संख्या बनेगा, तो आपको ये विषम बनेगा। तो याद रखिएगा कि क्यू में जैसे मान ले 6q दिया हुआ रहे, 6q रहे, कुछ भी क्यू रहे, जैसे 5q रहे, तो आप लोग को यहाँ पर प्लस या माइनस में देखना है कि प्लस के बाद मेरा यहाँ क्या है। अगर इधर विषम संख्या को जोड़ा गया है तो आपका विषम होगा, अगर सम होगा तो सम होगा, और नहीं तो आप लोग वैल्यू बैठा कर देख सकते हैं। जैसे इसी जगह पर आपका जैसे मान लेते हैं रहता क्या 6q प्लस अगर आपका 2 लिखा हो रहता, तो हम यहाँ पर q का वैल्यू बैठा के देखते क्या होता, तो 6 का वैल्यू 1, q का वैल्यू 1 बैठाते प्लस 2, तो आपका यहाँ हो जाता कितना 6 2 8 हो जाता। अगर हम मान लेते हैं क्या 6 q का वैल्यू, यहाँ q की जगह क्या बैठाएंगे, q की जगह पर बैठाएंगे, अगर मान लिया 2 बैठाएंगे प्लस 2, यहाँ पर वही दिया हुआ है, मान लिया हम 2 लिए तो क्या होगा 6 2 8 2 10। तो हम लोग यहाँ क्या किए, 2 अगर इधर जोड़े हम लोग, 5 के जगह अगर 2 जोड़ रहे हैं तो मेरा सम आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा, सम जोड़ेंगे तो सम होगा। तो आपका यहाँ विषम दिया हुआ है, इसलिए आपका क्या होगा विषम होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर का हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो आप लोग 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में आप लोग भली भांति से 1.3 में भली भांति से आप लोग इसका प्रमाण कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के साथ में अगर कोई भी चीज़ को अगर हम लोग जोड़ेंगे या गुना करेंगे, और यदि वह रूट में ही रह गया तो वह बिल्कुल क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 धनात्मक
चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी में रहने पर यह अद्वितीय पूर्ण क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो आप लोग को पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही होता है। तो यहाँ पर क्या करता है, भाज्य को यहाँ ए बोला गया है, उसके बाद भाजक को बी बोला गया है, और भागफल को तो आप लोग जानते हैं कि क्वाइटेंट इंग्लिश से कहा जाता है, इसलिए क्यू और शेष को रिमाइंडर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में आपका दिया हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पांचवा नंबर, किसी बहुपद के शून्यकों का योग आपका दिया हुआ है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है 3 और -2। तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का डायरेक्ट हम फॉर्मूला बताते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन का यहाँ हल करते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद, अगर देखिए तरीका बहुत है लेकिन आप लोग को मैं शॉर्ट तरीका बता दूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप लोग को जल्दी सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण कभी भी अगर पूछे, अगर मान लीजिए गुणनफल दे दिया, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है कितना 3, और अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -2। तो उस समय हमको लोग का इसका डायरेक्ट हम लोग को द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है। 0 दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, 0 देने का कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर बैठा देंगे 3, और यहाँ बाहर में x है तो हो जाएगा 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है -2। अब इसको हल कर देते हैं, x² माइनस 3x माइनस 2। आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन छठा नंबर दिया हुआ है। तो छठा नंबर में दिया है किसी बहुपद के px के ग्राफ में बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे आसान क्वेश्चन, अगर 40 क्वेश्चन में अगर एक भी क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये 6 नंबर का जरूर बना पाएंगे। ये क्वेश्चन आपका ग्राफ दिया हुआ है, इसमें बोला है px के शून्यकों की संख्या। तो एकदम आंख बंद करके आपको देखना है कि ये px है, तो आप लोग को x अक्ष को देखना है वो कितना बार वो काट रहा है। तो x अक्ष में देखिए यहाँ एक बार काटा है, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, तो आपका टोटल कितना बार काटा है 3, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जितना बार काटेगा उतना आपका आंसर हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। सातवां नंबर देखिए, सातवां नंबर दिया हुआ है बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा, ये दिया हुआ है, इसका शून्यक पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए शून्यक इसका क्या होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, तो बोला है शून्य क्या होगा, तो 0 के बराबर कर दीजिए। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो दोनों में से 4u कॉमन आ जाएगा, तो ले लिए। अब आगे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बचा आपका u बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2 = 0। अब इसको क्या कीजिए, 4u = 0 एक बार कर दीजिए, और u प्लस 2 = 0। तो यहाँ पर u बराबर तो आपका सीधा से 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा u बराबर -2, यानी 0 और -2 आपका जिस ऑप्शन में है वही आपका सही हो जाएगा। एक 0 तो ए नंबर में है और आपका जा करके सी नंबर में है, तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो रहा है। इसका मतलब डी नंबर में दिया है ए और सी दोनों, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर, यानी सही होगा डी नंबर का। चलिए बिल्कुल देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोगों को मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, और एक बार अगर वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 दिया हुआ है, ये समीकरण का लीनियर इक्वेशन का दिया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 दिया हुआ है और 0। तो बोला ये कंडीशन दिया हुआ है, तो बोला क्या होगा। तो देखिए यहाँ 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन को याद रखिएगा। यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो आपका हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है तीनों बराबर है तो अनेक हल होगा, लेकिन इसका तीनों कंडीशन को याद रखिएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 अगर आपका शुरू में ही अगर कटता है तो ये आपका होता है अद्वितीय हल।
अद्वितीय अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। और इसका ग्राफ जो होता है, ग्राफ आपका इसका प्रतिच्छेद करेगा। ग्राफ क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। ठीक। और इसको अगर कहा जाता है तो इसको संगत समीकरण कहा जाता है। ये तीन कंडीशन होता है। अगर इसमें माने तीन एक माने पहला बार अगर दोनों देखिए, दोनों का मान अगर पहला कंडीशन में अगर दोनों बराबर नहीं हुआ तो आपका ये तीन कंडीशन ये फुल ये करता है, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेद और संगत। दूसरा नंबर में अगर होता है A1/A2 बराबर है B1/B2 फिर C1/C2, यानी तीनों अगर आपस में बराबर है, रेशियो अगर तीनों बराबर है तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अद्वितीय हल नहीं होगा, ये हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल यानी मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल होगा। और क्या होगा? ये आपका ये जो होगा अनेक हल होगा तो आपका हो जाएगा इसका समपाती हो जाएगा, यानी इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? ग्राफ इसका समपाती हो जाएगा। और ये भी संगत समीकरण ही कहलाता है। तीसरा नंबर कंडीशन है इसका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अगर अंतिम में ये अगर बराबर नहीं होता है तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा कोई हल नहीं है, यानी आपका हो जाएगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और आपका ये हो जाएगा समांतर हो जाएगा। ग्राफ अगर पूछा जाए तो ग्राफ इसका समांतर होगा। और ये अगर संगत और संगत पूछे तो ये हो जाएगा असंगत। तो सीधा सीधा याद रखना है कि जब कोई हल नहीं होता है तो आपका असंगत होता है और समांतर होता है। ये इतना कंडीशन ये इसमें होता है। तो आपको यहाँ क्या दिया हुआ है? आपका तीनों बराबर दिया हुआ है। तीनों बराबर दिया तो क्या होगा? तो आपका अनेक हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीनों जब बराबर है, तीनों आपका जब बराबर है तो यहाँ क्या हो रहा है? तीनों बराबर जब हो रहा है तो उस समय यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर। 9वां नंबर में दिया है क्या? फिर से समीकरण दिया हुआ है और फिर पूछा है कि ये निरूपित रेखाएं क्या करते हैं? समपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेद है, अथवा लंबवत है। देखिए अभी तुरंत बताए। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है समीकरण? 6x - 2y + 9 = 0। यहाँ क्या दिया हुआ है? 3x - y, ये है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन, + 12 = 0। तो क्या करेंगे? इसको सबका गुणांक को बराबर करेंगे। तो गुणांक का क्या है? 6 आपका 3 हो जाएगा। इसका गुणांक को लेंगे, फिर इसका दोनों को गुणांक को लेंगे, -2/1, फिर यहाँ बराबर लिखेंगे 9/12। यहाँ तो हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी आपका 2/1 यहाँ हो जाएगा, -2/1 यहाँ भी हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी लास्ट वाला आपका जो है बराबर नहीं हो रहा है। तो जब अंतिम में बराबर नहीं होता है तो क्या बताइए? ये होता है समांतर होता है, समांतर। और इसका कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होता। अभी जस्ट इसका पीछे बताए कि अगर अंतिम में अगर बराबर नहीं होता है तो इसका क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं, समांतर, समांतर होगा इसका ग्राफ और कोई हल नहीं होगा, यानी इसका कोई इसका सॉल्यूशन नहीं प्राप्त होगा। और इसका क्या है? संगत समीकरण कैसा है? असंगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर। यहाँ देखिए 10वां नंबर दिया हुआ है, लिखा है समीकरण दिया युग्म x + y = 6 दिया हुआ है और x - y बराबर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो बोला इसका हल क्या होगा? तो हम इसी में हल कर देते हैं, इसको नीचे मिटा देते हैं। हल क्या होगा? तो हल इसका मतलब, हल का मतलब पूछा है x और y का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? x और y का वैल्यू पूछा है, तो x + y = 6 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है x - y = 2 दिया हुआ है। तो आप लोग को पता है विलोपन विधि से इसको घटा देंगे, नहीं घटाएंगे क्यों? जोड़ने पर तो हो जाएगा, घटाने का भी जरूरत नहीं है, यानी सीधा सीधे लिखेंगे इसको जोड़ने पर, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये आपका दोनों कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2x और यहाँ हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। तो 2 चुके 8, यानी x का मान आपका हो गया 4। x का मान 4 हो गया तो ऊपर वाला हम बैठा देंगे। मान लीजिए इसको समीकरण 1 बोलते, इसको समीकरण 2 बोलते। देखिए आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना लंबा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग और शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका x + y, तो x + y = 6। तो यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू 4 + y = 6। ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 6 - 4 = 2, y का मान 2, यानी x का मान 4 और y का मान 2। तो 4 2 किस में है?
तो 4 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। लेकिन इसमें इस तरह से हल अगर नहीं भी कीजिएगा तो और एक आसान तरीका आप लोग को मैं बताता हूँ, और एक आसान तरीका। देखिए इसको क्या कीजिएगा, ऑप्शन अगर करना है ना तो इसको क्या कीजिए, समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई 6 दिया हुआ है ना, ये 4 और 3 दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक्स का वैल्यू कितना है 4 और वाई का वैल्यू यहाँ कितना है 3 है, तो 4 3 7 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। यहाँ पर एक्स प्लस वाई को जोड़ेंगे कितना होगा 6 होना चाहिए, तो एक्स प्लस वाई को जोड़ेंगे कितना होगा 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर एक्स और वाई को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 6 तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं फटाक से मार दिए। फिर इसमें देखिए कि एक्स और वाई को घटाएंगे तो फिर 2 होना चाहिए, तो घटा रहे हैं तो मेरा ये दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, कितना होगा मेरा, तो यह 4 आ जा रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए इसको जोड़ेंगे तो देखिए 6 हो जा रहा है, क्योंकि एक्स प्लस वाई पहला समीकरण करा, एक्स प्लस वाई करेंगे तो 6 आना चाहिए, तो 6 तो ये दोनों हो जाएगा। लेकिन घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है 2, लेकिन यहाँ घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन देखिए 4 + 2 तो बराबर 6, और घटाएंगे भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 और घटाएंगे तो 2। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण, देखिए मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन आप लोग को ट्रिक भी बता रहे हैं कि कैसे डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, x x - 3 x² - 7। तो यहाँ पर जैसे ही इसको गुना करेंगे तो x² - 3x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x² - 7 हो जाएगा। तो ये आपका जैसे ही आप गुना किए तो x² और x² खत्म हो गया, तो x² ही जब खत्म हो गया, लेकिन पूछा है द्विघात समीकरण, यानी पावर 2 होना चाहिए, तो इसका मतलब 2 पावर खत्म हो गया, अब आगे हल नहीं करेंगे, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। अब यहाँ पर भी जैसे ही आप इसको होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे बी नंबर को, देखिए यहाँ हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर में a² + 2ab + b², तो b² को करेंगे तो a² हो जाएगा, और यहाँ पर x² - 5x, तो इसका भी x² और इसका भी x² खत्म, तो मेरा द्विघात ही खत्म हो गया, यानी जिस पर पावर 2 है वही खत्म हो गया, तो मेरा ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए सी नंबर को तोड़ेंगे, तो सी नंबर को तोड़ेंगे तो क्या है x + 1 है, तो x + 1 को तोड़ेंगे स्क्वायर x का स्क्वायर + 2ab ये हो जाएगा, प्लस आपका b², तो 1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका 2x - 3। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर मेरा x² है और इधर नहीं है, तो कटने वाला नहीं है, तो हमको और आगे हल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बोल दीजिए सी नंबर ही होगा। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ द्विघात बच रहा है। अब इसको भी अगर 4 नंबर को अगर हल करेंगे ना डी नंबर को, तो मेरा नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर x² है, यार यहाँ पर भी जैसे ही x² को हल करेंगे 4 नंबर क्यों नहीं आएगा, देखिए x² + 3x + 1, और इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा x² - 2x 2 दूना 4x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा +4। तो आपका ये देखिए ये x² और ये x² खत्म, तो आपका पावर ही खत्म हो गया था। लेकिन हमको पूछा है द्विघात, द्विघात का मतलब होता है पावर 2 अगर बचा तो हम बोलेंगे हाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, बोला क्या द्विघात समीकरण x² इतना दिया हुआ है, बोले मूलों की प्रकृति क्या होगा। देखिए याद रखिएगा डी का 3 कंडीशन होता है, कंडीशन 3 होता है। पहला कंडीशन अगर डी का वैल्यू अगर 0 आया, तो डी का वैल्यू अगर 0 आया तो आपका क्या होगा, ये दोनों मूल जो है मूल आपका समान होगा और आपका वास्तविक होगा, यानी समान और वास्तविक प्राप्त होगा मूल। अगर दूसरा नंबर में डी का मान आपका जा करके डी का मान यदि आपका आया, एक मिनट, डी का मान अगर आपका लाया >0 माने 0 से बड़ा होना चाहिए प्लस वैल्यू, तो आपका हो जाएगा असमान होगा, मूल जो है निकलेगा असमान मूल प्राप्त होगा, लेकिन वो वास्तविक होगा। ठीक, अगर तीसरा नंबर में अगर डी का मान <0 हुआ तो आपका ये असमान तो होगा ही, असमान ही होगा। एक बार याद रखिएगा डी का मान जब 0 होगा तभी मूल दोनों समान होगा, अन्यथा ये समान नहीं होगा, यानी डी छोटा हो अथवा बड़ा हो, 0 से छोटा या बड़ा दोनों असमान होगा। लेकिन डी का मान जब बड़ा हो तो वास्तविक होगा, और डी का मान जब छोटा हो 0 से तो ये हो जाएगा अवास्तविक, मतलब काल्पनिक भी कहा जाता है इसको, काल्पनिक, जिसको इंग्लिश से इमेजिनरी कहते हैं, काल्पनिक, या इसी को कहा जाता है अवास्तविक, अवास्तविक। ठीक, अब देखें यहाँ कौन सा कंडीशन है, तो यहाँ आपका दिया हुआ है x² प्लस ये इतना दिया हुआ है, तो हम लोग डी का फॉर्मूला जानते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है b²
-4ac। तो b स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, -4 a की जगह कितना है, सॉरी a की जगह कितना है, तो a की जगह आपका जा करके 1 है a की जगह। उसके बाद c की जगह कितना है, c की जगह -1 है। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो 1 + 4 तो आपका 5 आया। तो 5 आया, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से तो बड़ा है ना। तो 0 से बड़ा है तो आपका हो जाएगा मूल असमान होगा और वास्तविक होगा। तो आपका क्या पूछा है, असमान और वास्तविक। तो आपका ए नंबर में दिया हुआ है वास्तविक तथा असमान। देखिए आप लोग को मैं पूरा डिटेल के साथ बता रहा हूँ ताकि और कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग इससे रिलेटेड आप लोग बना सकते हैं। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ax² + bx + c यानी द्विघात समीकरण का आपका एक रूप दिया हुआ है। हो रहा है कि वास्तविक मूल प्राप्त होगा। कब ये वास्तविक मूल प्राप्त होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि वास्तविक मूल कब प्राप्त होता है, जब d का मान 0 होता है तब, अथवा जब d का मान जो है 0 से बड़ा होता है तब। तो यहाँ पर तो इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। अच्छा, दो भिन्न लिखा हुआ है, भिन्न मतलब अलग अलग, असमान, अलग अलग। तो आपका यहाँ d = 0 तो नहीं होगा। तो यानी आपका इसमें तो ये भी नहीं होगा, 0 से छोटा बोल रहा है। ये तो होता लेकिन इसमें समान होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भिन्न भिन्न पूछा है, ये भिन्न भिन्न पूछा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां नंबर। और द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर क्या होगा, x² दिया हुआ है, x + 3 = 0। बोला विविक्तर मतलब है d पूछा है, तो d का फॉर्मूला b² - 4ac। तो क्या हो जाएगा, तो b के जगह पर कितना है, तो b के जगह 1 -1 है, 1 - 1 का स्क्वायर, -4 × a के जगह कितना है, तो a किसको बोलते हैं, x² का गुणांक को a कहते हैं। c किसको बोलते हैं, कांस्टेंट को बोलते हैं। तो 3 हो गया, हो जाएगा 1 - 4 × 12, तो हो जाएगा -11। तो -11 किस में, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए 15वां नंबर। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम पद a सार्वंतर d AP nवां पद के लिए क्या होगा। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ये होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन में है, a + n - 1 × d। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी में है, a + n - 1 × d, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है। तो एपी का दिया हुआ है जिसमें क्या हो जाएगा, पहला पद 10, डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान a2 - a1, डी का मान सार्वंतर a2 - a1। तो 7 - 10 तो हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, बोल रहा है 30वां पद क्या होगा, a30। तो a30 का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि जितना आप लोग को निकाल रहे हैं उससे को कम डी, तो 29d हो जाएगा, यानी जितना निकाल रहे हैं उससे के कम डी। तो आपका हो जाएगा 10 + 29 × डी का वैल्यू कितना है, -3। तो आपका 10 यहाँ हो जाएगा -9 × 27, और आपका कितना आ जाएगा 9 × 27, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 × 27 और 3 दूना 6, आपका 87 हो गया। तो आपका हो जाएगा -77, आपका हो जाएगा -77 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 17वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर वही बोला है कि बोला है कि 3, 8, 13, 15 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद आपका पूछा है कि 78 है, तो कौन सा पद इसका 78 है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें भी निकालिए, a बराबर कितना हो जाएगा 3, d बराबर हो जाएगा 8 - 3, a2 - a1, तो 5 हो जाएगा d का मान। तो इसका बोला है कौन सा पद 78 है, तो हम मान लेते हैं, माना कि देखिए हम लोग मान के बना देते हैं लेकिन आप लोग डायरेक्ट कर दीजिएगा, ऑप्शन वाला है। तो आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ, डिटेल के साथ बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत समझने में ना हो। तो माना कि nवां पद 78 है, और nवां पद को क्या कहते हैं, an बोलते हैं। nवां पद को हम लोग an कहते थे, an लिख दिए बराबर 78, और an का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, a + n - 1 × d 78। अब बैठा देते हैं, a का वैल्यू कितना 3,
एन का वैल्यू तो पता नहीं है, एन का मान तो निकालना ही है, एन का मान हमको निकालना बोला है। कौन सा पद मतलब कितना नंबर में 78 ये आएगा। अगर इस तरह लिखते लिखते जाएंगे, जैसे 13 के बाद 18 आया, 18 के बाद क्या आएगा, तो कौन सा पद कितना पद में आएगा 18, कितना बार लिखेंगे तो एन का मान पूछा है। तो डी का वैल्यू पुट कर देते हैं, डी का वैल्यू कितना है 5, तो 78। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा देखो सॉल्व आप जिस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को मैं थोड़ा सा आसान तरीका से बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, n-1 इंटू 5 को रहने दीजिए, 3 को घटा दीजिए 78 में, तो 78 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो बचेगा 75। अब यहाँ पर क्या हो गया 75 हो गया, तो ये 15 पचे 75 ये कट भी जाएगा, 15 पचे 75, तो n-1 इक्वल टू क्या बचा 15, तो n बराबर हो जाएगा 15 और प्लस 1 तो बराबर 16, तो यानी 16वां पद आपका ये हो जाएगा 16वां पद। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है पर आप लोग को मैं पूरा डिटेल के साथ बता रहा हूँ। चलिए ये हो गया 16वां पद, और आप लोग को पूरा इस चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मैं पूरे डिटेल के साथ साइंस का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो बता चुका हूँ, और सब्जेक्टिव भी मैं आप लोगों को पूरा सभी सब्जेक्ट का मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर। अब लिखा है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश होती है। तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा जो होता है, देखिए संगत भुजा जो होता है समरूप त्रिभुज में, 18 नंबर का क्वेश्चन, संगत भुजा अगर बोले तो संगत भुजा जो होता है वो समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती। लेकिन यही संगत कोण अगर बोल दिया जाए, संगत कोण दोनों, देखिए एक क्वेश्चन पे दोनों आप लोगों को मैं बता देता हूँ ताकि कुछ भी आ जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। संगत अगर कोण बोलेगा तो बराबर होता है, कोण का बात करेगा तो बराबर होगा, लेकिन भुजा समानुपाती होता है। यहाँ भुजा बोला है तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 19 नंबर में दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और अनुपात 9 है के अनुपात हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए तो एक परिमेय आप लोग अगर पढ़े होंगे तो परिमेय 6.6 एक परिमेय है। तो परिमेय 6.6 में क्या कहता है कि उसका अगर समरूप त्रिभुज का प्रत्येक भुजा जो होता है उसके क्षेत्रफल के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल जो होता है उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे मान लें हम दो त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, जैसे ये हो गया ए बी सी, और इधर एक बना देते हैं पी क्यू आर, तो ये आपका हो जाएगा त्रिभुज एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर। एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका कहता है इसका संगत भुजा, जैसे यहाँ पर क्या है ए बी बट्टे इसका संगत क्या हो जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये इसका संगत ए सी का संगत कौन कौन हो जाएगा, ए सी का यहाँ पर हो जाएगा पी आर, तो ए सी बट्टे पी आर, तो इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर यहाँ बी सी का कौन संगत हो जाएगा, तो बी सी बट्टे क्यू आर, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये परिमेय, तो परिमेय ये 6.6 कहता है कि अगर इसका क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालेंगे तो संगत भुजा के वर्गों के अनुपात हो जाएगा, तो वर्गों का अनुपात, तो यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक भुजा का दिया हुआ है अनुपात, सभी भुजा के आपस में बराबर हो जाता है। तो हमको एक भुजा का दिया हुआ है और वो पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया हम लोग क्या करेंगे, तो एरिया यहाँ पर हो जाएगा, तो दो गो संगत भुजा दिया हुआ है, संगत भुजा क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। तो एरिया अगर हम निकालेंगे, एरिया दोनों का मान लीजिए जैसे ए बी सी बोल दिए और इधर बोल दिए एरिया पी क्यू आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोनों का वर्ग हो जाएगा, यानी 4/9 का वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 9 में 81, तो आपका 16/81 हो जाएगा। और न जब कभी अगर इतना आप लोग को नहीं करना है, जब तक कभी अगर इस तरह पूछे संगत भुजा दिया हुआ रहेगा और बोलेगा इसका एरिया क्या होगा, तो सीधा सीधी इसका दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 4 चौके 16 और इसका 4 चौके 16 और इसका हो जाएगा 9 में 81, तो 16/81, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20वां नंबर देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज कोई एगो ए बी सी त्रिभुज है, कोई ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें ए बी का मान दिया हुआ है 6√3, ए सी का मान दिया हुआ है 12, बी सी का मान दिया हुआ है 6, तो बोल रहा है तो कोण बी का मान क्या होगा। तो आपका कोण बी कहाँ है, यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ कोण बी पूछ दिया है।
आपका कौन सा त्रिभुज है कि नहीं है, कौन कौन सा मान कितना होगा कैसे पता। आपको यहाँ कौन कौन पूछा है, बी कोण का बात कर रहा है, यानी इस कोण का बात कर रहा है। तो इस कोण का बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों भुजा के बीच रिलेशन ढूंढते हैं। ये कोण जो बी कोण किसके बीच में है, एस ए बी भुजा और बी सी भुजा, यही दोनों के बीच तो रिलेशन है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी बट्टे बी सी ले लेते हैं, ए बी बट्टे बी सी। तो ए बी बट्टे अगर बी सी लेते हैं तो इसमें देखिए आपका, तो अगर हम रिलेशन लेते हैं तो आपका यहाँ देखिए ऐसा अगर रिलेशन दिया हुआ है तो आपका यहाँ पर समकोण त्रिभुज ही होगा, और नहीं तो दूसरा उपाय लगाते हैं। देखिए ये 90 डिग्री ही होना चाहिए। देखिए अगर मान लें हम त्रिभुज बनाते हैं, फिर से दूसरा उपाय लगाते हैं। देखिए ए बी सी, ये हो जाएगा आपका जा करके √6√3, ये 12 और ये हो जाएगा 6। तो अगर मान लेते हैं कि सबसे बड़ा भुजा यहाँ पर कौन है, 12 है, ये 12 जो है ना, तो 12 है। तो इसको अगर हम लोग इस मान ले 12 को मान ले कर्ण मान लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 90 डिग्री अगर होता, तो 90 डिग्री अगर होता तो क्या होता, समकोण त्रिभुज होता। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी होती है। तो कर्ण होता है कि यहाँ 12 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, तो कर्ण ये मान लें 12 का स्क्वायर करते हैं, और आधार कितना हो जाएगा, आधार किसी को भी बोलते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 12 × 44 से, यहाँ हो जाएगा 6 × 36, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 × 36 और ये √3 फ्रेश 3, आपका हो जाएगा यहाँ 36 प्लस 6 × 18, फिर 3 6 × 18, 3 × 9 1 10। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 36 और 108 आपका 144 हो जाएगा, यानी 144 बराबर 144। तो आपका पाइथागोरस का प्रमेय कब लागू होता है, समकोण त्रिभुज में ये लागू होता है। तो आपका यानी पाइथागोरस प्रमेय आपका लागू हो रहा है, तो इसका मतलब आपका कोई कोण कोई भी क्या होगा, बी कोण आपका समकोण होगा, यानी 90 डिग्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब दिया हुआ है मूल बिंदु P, मूल बिंदु से P इतना दूरी दिया हुआ है। तो मूल बिंदु मान लीजिए जैसे कोई ग्राफ है, तो मूल कहाँ होता है यहाँ, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या होता है, मूल बिंदु पर कोई भी x का मान और y का मान दोनों 0 होता है। तो बोल रहा है मूल बिंदु से आगे कोई दिया हुआ है, P बिंदु है, यहाँ मान लें P बिंदु है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है। बोल रहा है इसका दूरी ज्ञात करें। तो सीधा सीधे हम लोग दूरी सूत्र लगा देंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1, तो x2 कौन हो जाएगा, पहला बिंदु दूसरा बिंदु मान लेते हैं, इसको हम लोग ए बी बोल देते हैं। तो पहला बिंदु ये पहला बिंदु हो गया ए, दूसरा बिंदु ये हो गया। तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 0 है, ये 4 है, तो 4 - 0 का स्क्वायर। यहाँ पर 0 तो खत्म हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, यहाँ 4 × 6 = 16 हो जाएगा। तो आपका 9 × 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 9 16 9 25, तो 25 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 5। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 5 मात्रक, ऑप्शन सी। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 22 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, बोला बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। यानी कोई एक रेखा है, बोला ये दोनों रेखा जो है 2 5 और यहाँ पर दिया हुआ है 4 7। तो यहाँ बोला मध्य बिंदु इसका क्या होगा। तो कभी भी अगर मध्य बिंदु पूछे तो मध्य बिंदु के लिए x और y का फॉर्मूला होता है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x1 y1 पहला बिंदु, ये हो गया x2 y2। तो हमको यहाँ बीच वाला पूछा है कि मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु के लिए हमेशा याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, और y का निकालना है तो y1 + y2/2। तो x का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू कितना है, x2 इसको बोलते हैं 4/2, 4 2 6, तो 6/2 यानी 3 आपका आया, x का मान 3। और यहाँ पर y का मान कितना आएगा, y1 + y2, तो y1 का वैल्यू 5 और ये आपका 7, तो 7 5 12, तो 12 आपका हो गया 12/2 यानी 6। तो 3 और 6 आपका आ रहा है। तो
3 और 6 किस में? ऑप्शन नंबर आपका सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर भी आपका हो गया। चलिए अब 23 नंबर की ओर चलते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में तो आपका दिया हुआ है कि 2 साइन ए बराबर साइन 2a दिया हुआ है। तो आपका बोला है कि ए का मान क्या होगा। तो देखिए इसको ए का मान, तो इसको क्या कीजिए, ऑप्शन से कीजिए, ऐसा कोई उपाय नहीं है उपाय, लेकिन ये जब इंटर में आप लोग पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। अगर अभी इसको बता देंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको ऑप्शन से कीजिए। ऑप्शन देखिए यहाँ पर 30 डिग्री दिया है ना, तो ए की जगह 30 डिग्री पुट कर दीजिए, बैठा दीजिए, तो 30 डिग्री हो जाएगा बराबर साइन, यहाँ हो जाएगा 2 गुना 30, तो 2 गुना 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 30 का वैल्यू कितना आता है? 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है? 1/2। अब यहाँ पर साइन 30 दूना कितना हो गया? साइन 30 दूना 60 हो गया। तो यहाँ पर 2 कैंसिल, इधर हो गया 1 हो गया, और इधर साइन √3 का मान कितना? साइन 60 का मान √3/2। तो आपका ये तो बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये नहीं होगा। उसी प्रकार आप अगर 45 बैठाते हैं तो 45 में भी बराबर नहीं होगा। 90 बैठाएंगे 90 में भी बराबर नहीं होगा। अगर आप 0 को बैठाते हैं तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर भी पूरे 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान इधर भी 0 और इधर भी 0, तो आपका ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा, यानी 0 डिग्री पर ये बराबर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दिया हुआ है 24 नंबर। तो 24 नंबर में क्या हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन में 24 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? cos 48 माइनस साइन 42। अब यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? नहीं जानते? देखिए आप लोग, अगर इसका हम लोग फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 में अगर घटाएंगे थीटा को तब बन जाएगा ये साइन थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉस 48 माइनस साइन 42। तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं, कॉस 48 को साइन बनाइए, तो साइन बनाने के लिए क्या करेंगे? तो साइन 90 माइनस कितना करेंगे? साइन 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? साइन 42 हो जाएगा, तो माइनस साइन 42, तो ये 0 0 कैंसिल, यानी आपका फाइनल 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधे इसको याद रखना है कि अगर ये माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। अगर ये बट्टा में दिया रहता तो आपका 1 होता। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर में दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/5। तो पूछा है कॉस का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस का वैल्यू निकालने का बहुत सा फॉर्मूला है, लेकिन इसका फॉर्मूला आप लोग इसको क्या कीजिए, त्रिभुज बनाकर बनाइए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो P/H, तो यानी P का वैल्यू हो गया 3 और H का वैल्यू हो गया 5। H का वैल्यू हो गया 5। तो यहाँ पर क्या बाकी है? यहाँ बाकी B है। तो B का क्या होता है फॉर्मूला? तो H² माइनस P²। तो H का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 माइनस 3 3 9, तो आपका हो जाएगा √16। तो 16 आपका कितना हो जाएगा? 4 निकल जाएगा, यानी आपका B का वैल्यू 4 निकल गया। तो अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस A बराबर, तो कॉस A बराबर हो जाएगा B/H होता है। तो B का वैल्यू कितना निकला? 4, और H का वैल्यू कितना है? H का वैल्यू आपका 5 है, तो 4/, आपका 5 हो जाएगा। तो 4/5 आपका किस में है? तो 4/5 आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, 4/5। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर देखिए लिखा धरती पर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन आपका जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था उस समय ये 6 नंबर का पूछा जाता था। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर दे दिया है आपका, इसमें दे दिया है 1 नंबरिया में दे दिया है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया है
सोच सकते हैं। ये 6 नंबर से पूछा जाता था पहले के सिलेबस के अनुसार से। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, यानी इसको सॉल्व करने पर 6 नंबर अंक मिलता था। तो दिया है क्या, धरती पर एक मीनार खड़ी है। तो धरती पर एक मीनार खड़ी है, चलिए खड़ी कर देते हैं। मीनार मतलब कोई टावर, ऊंचा भवन। और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो पाद बिंदु मतलब नीचे को कहा जाता है पाद बिंदु, और ऊपर जो होता है ऊपर कहा जाता है शिखर। तो बोला इस पाद बिंदु से भूमि से कितना दूर पर है, बोला 15 मीटर दूर पर है। यानी एक दूसरा बिंदु, ये मीनार है, एक मीनार है और उसका पाद बिंदु से बोला है दूसरे दूरी कितना है, 15 मीटर है। तब बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। यानी पाद बिंदु से, ये बिंदु से, यानी इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण कितना बनाता है, उन्नयन कोण नीचे से, तो बोल रहा है 60 डिग्री बनाता है। तो बोल रहा है बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ये 9वां चैप्टर का है, 9.1 का सवाल है। तो यहाँ पर इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, मान लेते हैं h है। तो देखिए सब्जेक्टिव अगर पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे माना कि, लेकिन आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो माना कि मीनार की ऊंचाई किसको मानेंगे, मीनार कौन है, मीनार आपका ये मीनार है, खड़ा है। तो आपका यहाँ पर मान लेते हैं ABC दे देते हैं। आपका AB हो गया, AB बराबर h मीटर मान लिए। अब हम लोग देखिए इसका नियम क्या है। देखिए आपको निकालना किसको है, इसको निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमको निकालना किसको है, जिसको निकालना है और जो दिया हुआ उसी के बीच में रिलेशन बनाइए तो हम तुरंत सवाल बन जाएगा। तो हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई और दिया हुआ ये यहाँ 15 मीटर दिया हुआ BC का वैल्यू। तो सीधा सीधी ले लीजिए AB बट्टे BC। अब यहाँ पर देखिए कि अब क्या बन रहा है, कौन सा त्रिकोणमिति में 6 जो होता है, 6 का फॉर्मूला जो होता है त्रिकोणमिति का, 6 त्रिकोणमिति अनुपातिक फॉर्मूला होता है, उसमें क्या बना आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए AB आपका क्या है। तो यहाँ पर जब कौन बन रहा है तो AB आपका लंब है, यानी आपका ये लंब है। कहीं इधर लिख देते हैं, यानी लंब बट्टे ये BC क्या है, BC मेरा आधार है। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, लंब बट्टे आधार tan बनता है। क्या होता है tan, और tan यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, tan कितना 60, tan 60 डिग्री हो गया। अब AB का मान कितना मान है, h मान है। BC का मान कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो 15 लिख दिए। और इधर tan 60 का मान √3 होता है। अब गुना कर दीजिए तो h बराबर आपका हो जाएगा 15√3, 15√3। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। और त्रिभुज PQR, कोई त्रिभुज दिया हुआ है। अच्छा और क्या दिया हुआ है देखते थे पहले। त्रिभुज PQR जिसका Q कोण समकोण है। अच्छा Q कोण समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज का बात किया है। तो जहाँ बोला है यहाँ समकोण, तो यहाँ नाम दे दीजिए Q, तो यहाँ बोल दीजिए P और यहाँ बोल दीजिए R, PQR। अब बोल रहा है PQ का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर सेंटीमीटर, और PR का वैल्यू दिया हुआ है PR 6 दिया हुआ है। तो पूछा है क्या QPR का मान क्या होगा। अच्छा कौन पूछ दिया, कौन QPR, कौन ये वाला कौन का पूछा है, QPR मतलब ये वाला, इस कोण का मान पूछा है कितना होगा। बताइए कितना होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर हो रहा है आपका। तो सिंपल सा तरीका आप लोग क्या कीजिए, अभी तुरंत बताइए कि इसका रिलेशन ले लीजिए। हमको किसके किसके बीच पता है, आप लोग यहाँ पता है 3 और 6 दिया हुआ है। तो PQ का मान पता है और आपका PR का मान पता है, दोनों के बीच रिलेशन ले लीजिए। तो PQ मेरा क्या है, देखिए PQ यहाँ पर कौन बन रहा है, इसका मतलब ये मेरा आधार है। नीचे में कौन बना था, यहाँ पर, यहाँ अगर कौन बनता तब हम इसको आधार बोलते हैं और ये लंब होता। लेकिन यहाँ पर कौन बन रहा है, इसका मतलब ये मेरा आधार है और ये मेरा लंब होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन बन रहा है यार, इसी कौन का पूछा है। यहाँ पूछा यही देखिए कौन लिखा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, अब ये मेरा आधार हो गया और ये मेरा लंब हो गया। हम PQ लिए हैं, PQ पहले लिए हैं, अब बट्टे PR लिए हैं किसको, यहाँ देखिए ये मेरा कर्ण है। तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है। तो कॉस बट क्या हो जाएगा कितना, तो कॉस तो पता नहीं, तो कॉस थीटा लिख देते हैं। अब PQ का मान पता है 3, तो PQ का मान लिख दिए 3। PR का मान पता है PR यहाँ पर 6, तो लिख दिए 6 कॉस थीटा। 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2 हो गया। तो 1/2, अब यहाँ पर कॉस थीटा 1/2। तो अब 1/2 यहाँ जो आया, तो एक कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस आपका 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और इधर आपका कॉस
थीटा है, वही टोगल यहाँ पर जो है उसी को यहाँ पर लिखे हैं, यानी 1/2। तो यहाँ पर कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 60 डिग्री बराबर थीटा बचेगा। तो यानी इसका क्या निकल गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। ये लोग अगर कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः फिर से वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल के साथ, व्हाइट बोर्ड में बनाएंगे फेस के साथ। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे मान लेते हैं एक वृत्त है, इसमें स्पर्श रेखा खींचना है, तो यहाँ इधर से खींच सकते हैं, ये इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, कितनों आप स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, यानी आपका अनंत हो जाएगा। 28 का ए। अब देखिए 29 नंबर। 29 नंबर दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त है, यानी कोई एक वृत्त है, ठीक। इसका त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, यानी पी पर स्पर्श रेखा, यानी पी यहाँ है, स्पर्श रेखा पी क्यू, स्पर्श रेखा मान ले हैं क्यू, तब यहाँ होगा, यहाँ से आपका स्पर्श रेखा खींच रहा है। देखिए यहाँ पी पर स्पर्श रेखा, तो पी पर यानी यहाँ पर, पी यहाँ दिए और यहाँ पर क्यू, बोला स्पर्श रेखा। अब बोला पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा में बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू, यानी केंद्र को हम लोग मान लेते हैं ओ, और ओ क्यू, ठीक। ओ क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 12, यानी इसका मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो बोला पी क्यू की लंबाई क्या होगा, तो मान ली इसको भी मिला दिए, पी क्यू यानी इसको पूछा है आपका क्या होगा, यानी ऊपर में ये जो है पी क्यू, इसका मान पूछा है क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब कोई वृत्त जो है स्पर्श त्रिज्या यहाँ पर होता है, तो यहाँ स्पर्श रेखा पार होता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी इस पर यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यानी इसका आपका 90 डिग्री का सामने वाले कोण को हम लोग कर्ण कहते हैं, तो ये वाला आपका कर्ण होगा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला आपका लंब होगा, और ये वाला आपका क्या होगा, ये आपका आधार होगा। कैसे पहचान किए, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री से सामने वाले को इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और यहाँ पर आपका हो जाएगा लंब और आधार। तो लंब और आधार बदलते रहता है, आपको कर्ण का पहचान करना है, तो आपको लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण का वैल्यू आपका 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार का वैल्यू कितना है, अच्छा त्रिज्या दिया हुआ ये 5, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 12 44 से माइनस 25, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, रूट अंडर 119। आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं भी आप लोगों का दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप का चैनल लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ व्हाट्सअप नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओनली फॉर व्हाट्सएप। देखिए अगला दिया हुआ है, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी क्यू बराबर 110 डिग्री, कोण पी टी क्यू बराबर है, यानी कोण पी टी क्यू का मान पूछा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए मान तरह कोई फिगर हम बना देते हैं, स्पर्श रेखा की बात किया है, बोला दो स्पर्श रेखा है टीपी और टी क्यू, टीपी और टी क्यू, इसका मतलब टी बिंदु इधर कहीं होगा, तब ना दोनों के साथ रिलेशन बना रहा है, यानी आपका हो जाएगा ये टीपी और इधर हो जाएगा मान लेते हैं टी क्यू, ये हो गया आपका क्यू। तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि पी ओ क्यू 110 है, तो पी ओ क्यू, तो यानी ये इसको मिला देते हैं पी ओ क्यू, यानी यहाँ पर आपका वैल्यू दिया हुआ है 110 डिग्री मान दिया हुआ है। तो पूछा है क्या पी टी क्यू, इसका मान पूछा है क्या होगा। तो वेरी सिंपल, देखिए यहाँ पर कितना डिग्री कौन बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कौन बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा 90 डिग्री का कौन बनेगा, 90 हो गया। तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 हो गया, तो टोटल कई गो भुजा है, 4 गो हो गया, 1 2 3 4, यानी चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है। यानी हम कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 360। अब जितना भी वैल्यू दिया हुआ है सभी वैल्यू को जोड़ दीजिए। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा P का वैल्यू 90। अब यहाँ T का वैल्यू निकालना है, T को रहने दीजिए, Q का वैल्यू भी 90
और प्लस ओ यहाँ पर है, ओ का वैल्यू 110 दिया हुआ है, 110, यहाँ पर 110, 360, तो 90 90 180 हो गया। और आपका यहाँ 180 और 110, तो हो जाएगा 0 9 290, तो 290 हो गया आपका इधर। कोण टी प्लस 290 बराबर 360, तो कोण टी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 290, तो यहाँ 360 में घटा देंगे इसको 290 को, तब का हो जाएगा 0 9 7 16, आपका 70 डिग्री हो जाएगा। कितना? 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री इसका मान हो जाएगा, 70 डिग्री। ये हो गया कोण बी का मान 70 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन, अब 31 नंबर बोला यहाँ पर देखिए मिट गया। 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बोला क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये होता है इसका फॉर्मूला। त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं? जब कोई त्रिज्या के द्वारा कोई दो टुकड़ा में बांटा जाता है। ये त्रिज्या है, मान लीजिए केंद्र है, इधर त्रिज्या इधर त्रिज्या, अगर इसको काट दिया जाएगा तो कैसे निकलेगा? तो आपका ऐसे निकल जाएगा। त्रिज्या के द्वारा अगर काट देंगे तो ऐसे निकलेगा, तो इसी भाग को कहा जाता है त्रिज्यखंड। त्रिज्या के द्वारा जब उसको टुकड़ा किया जाता है उसको कहा जाता है त्रिज्यखंड। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये हो गया बड़ा खंड और ये हो गया छोटा, इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है 14, 14 गुना 14 क्योंकि स्क्वायर है, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 360, तो 6 छक्के 36 पूरे कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 तिया 6, यहाँ बचा क्या 22 गुना 14 बट्टे 3, तो 22 गुना 14 करेंगे कितना आ जाएगा? 14 दूना 28, तब हो जाएगा 308 बट्टे 3। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला में बैठा दिए, कुछ नहीं किए। अब अगला क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है तो उसको मिटा दिए हम। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए आप लोग को मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोग को कॉपी एक बनाइए, नोट बनाइए, और नोट में क्या कीजिए, क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, ऑप्शन को भी नोट कीजिए, और आप लोग देख देख के उसको क्या कीजिए, उसको बनाते चलिए। तो उसमें क्या होगा, मल्टीपल टाइम जब रिवीजन कीजिएगा तो आप लोग उसको बार बार कितना वीडियो दिखेगा, तो आप लोग उसको कॉपी में नोट करके उसको रिवीजन कीजिएगा। अभी जब तक एग्जाम ना हो तब तक। देखिए अगला नंबर 32 नंबर, 32 नंबर दिया हुआ है कि आर त्रिज्या, यानी त्रिज्या जो है, त्रिज्या का हम लोग आर से, तो आर के जगह बड़ी आर दिया हुआ है। बोला क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री, यानी थीटा बराबर दिया हुआ है पी डिग्री, तो बोला इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े अभी? क्षेत्रफल का फॉर्मूला त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई के जगह पाई रहने देते हैं, आर के जगह कैपिटल आर, थीटा के जगह पी डिग्री बटे 360, तो आपका ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर पी डिग्री। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर पी 360, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये सब बाद बाकी सब गलत हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होता है? बोल रहा है क्या, कोई दो गो वृत्त है, एक छोटा वृत्त, ये बड़ा है, बड़ा सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको बड़ा ही मान लेते हैं। एक बड़ा दिया हुआ 19 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ये इसका त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, और एक है 9 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। बोला दोनों का परिधि को जोड़ देंगे, तो परिधि को अगर जोड़ेंगे तो और बोला एक नया परिधि बनाएंगे तो बड़ा बनेगा। मैंने ऐसा सोचिए कि दोनों का वृत्त मान ले धागा का बना हुआ है, काट देंगे और जोड़ देंगे, फिर एक नया वृत्त बनाएंगे तो बड़ा बनेगा कि नहीं? बड़ा बनेगा। तो मान लेते हैं इसका त्रिज्या बड़ी आर है, अथवा इसका त्रिज्या को R1 बोल देते हैं, इसका त्रिज्या को R2 बोल देते हैं। तो इसका परिधि इसका परिधि और इसका परिधि को जोड़ दिया गया है, दोनों का परिधि को जोड़ कर एक नया परिधि बनाया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका परिधि प्लस इसका परिधि, दोनों का परिधि को जोड़ दिया गया,
अब बराबर इधर भी हो गया परिधि, यानी एक नया परिधि बना, नया परिधि। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr होता है, क्या होता है 2πr। तो r की जगह यहाँ लिख देते हैं r1 क्योंकि इसका त्रिज्या r1 है, प्लस 2πr2 बराबर इधर लिख देते हैं 2π बड़ी r, क्यों, क्योंकि बड़ी r मान है, क्योंकि बड़ा बनेगा इसलिए बड़ी r मान लिए। अब दोनों से 2π कॉमन ले लीजिए, तो इसका पास बचेगा r1 और इसके पास क्या बचेगा r2, और यहाँ पर क्या है 2πr। तो 2π कैंसिल हो गया, तो बचेगा r1 प्लस r2। तो r1 का मान कितना है, r1 का मान 19 है और इसका मान 9 है, अब बटे बराबर r। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर में r1 प्लस r2, तो r1 का वैल्यू 19 और r2 का वैल्यू 9, तो इतना हो जाएगा 28 बराबर r। तो r का वैल्यू कितना हो गया 28 निकल गया। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। चलिए मिटा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर में दिया हुआ है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए। एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाना है। मान ले सोचिए कि कमरा कैसे होता है, घनाभाकार होता है। तो घनाभाकार होता है, तो अगर मान ले जैसे हम अगर गिरा के रखेंगे तो क्या होगा, अगर गिरा करके रख देंगे तो गिरा के रखेंगे अगर बांस को तो कितना होगा, तो बांस तो मेरा इतने बड़ा हटेगा। लेकिन सोचिए कि बांस को अगर कोना कोनी अगर रखेंगे, कोना कोनी यहाँ से वहाँ तक, तो वह ज़्यादा हटेगा। तो जब मेरा घनाभाकार रहता है, ये तो आयत हो गया ना, लेकिन घनाभ होता है तो क्या होता है, घनाभ में ऊंचाई इस कोना से उस कोना अगर ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर घनाभ का हम लोग फिगर बना देते हैं। देखिए घनाभ में, तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है ना, ये हो जाएगा घनाभ। तो घनाभ ये हो गया। तो सोचिए ये इस कोना से एकदम, अगर मान ले हम यहाँ पर इस कोना में रखना चाहते हैं, इस कोना से लेकर के एकदम इस कोना में रखेंगे बांस को, एकदम खड़ा कर देंगे, एकदम यहाँ तक चला जाएगा। तो जिस समय लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया रहेगा, तो सीधा सीधी याद रखिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो लंबाई कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 12 × 44 से 9 × 9 = 81 प्लस 8 × 8 = 64। तो आपका कितना हो जाएगा 144 81 64। तब होगा 4 4 8 1 9 6 4 10 8 18 और ये हो गया 289। तो 289 किसका आता है 17 का स्क्वायर रहता है। तो 17 का वर्गमूल निकल जाएगा इसका 17, तो आपका हो जाएगा 17 मीटर आपका इसका लंबाई हो जाएगा। कभी भी अगर इस तरह से दिया रहेगा ना, तो एक तो क्वेश्चन रहेगा ही, आप लोग इस तरह से बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसका व्यास दिया हुआ है d बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे कितना निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तो तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, जैसे ये होता है शंकु, ये शंकु होता है। तो इस शंकु में इसको हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको L से डिनोट किया जाता है, इसी को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो L बराबर फॉर्मूला होता है, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है रूट अंडर। देखिए तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, तिर्यक अगर ऊंचाई देखेंगे तो ये जो है आपका एक समकोण त्रिभुज के जैसा बनता है। तो तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, इसको कर्ण को। तो कर्ण बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार की जगह कौन होता है त्रिज्या, और लंब की जगह कौन होता है ऊंचाई, तो इसीलिए होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 5 का स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 25 प्लस 12 = 44। पच्चीस का यार हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 प्लस 12 = 44 144।
तो x हो जाएगा 169, यानी आपका ये वर्गमूल निकल जाएगा 13। तो आपका हो जाएगा वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आपका 13 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36वां नंबर देखते हैं। दिया हुआ है कि मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर शंकु वाला बनाया गया है। तो एक माने मिट्टी का क्या क्या है, शंकु ऐसे करके बनाया गया है, शंकुआकार बच्चे के द्वारा बनाया गया, मिट्टी का बना दिया, ठीक। उसका ऊंचाई वगैरह सब दिया हुआ है। तो बोला है का 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यानी h बराबर दिया हुआ है, इसका h कितना है 24 है। और इसका आधार का त्रिज्या कितना है, यहाँ पर त्रिज्या इसका r बराबर 6 है। बोला बनाया गया है, तो शंकु इसको बच्चे ने आकार बदल दिया और गोले बना दिया, यानी बच्चा ने क्या किया, इसको तोड़ फोड़ के फिर से एक गोला बना दिया उसी मिट्टी का, यानी इसी मिट्टी का उतना ही मिट्टी का एक क्या किया गोला बना दिया। तो बोला इसका त्रिज्या कितना होगा, तो मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या r होगा, बड़ी r होगा, अथवा कुछ भी मान लेते हैं, बड़ी r मान लिए, क्योंकि यहाँ पर भी r है इसलिए वहाँ बड़ी r मान लिए। तो यहाँ पर दोनों का क्या होगा, तो इसका देखिए वही मिट्टी से बनाया गया है, यानी यहाँ जितना मिट्टी था उतना ही मिट्टी से यहाँ बनाया गया है। इसका मतलब कभी भी अगर उतने ही समान से अगर बनाया था, इसका मतलब इसका आयतन समान होगा। क्या होगा, आयतन दोनों का समान होगा। तो आयतन दोनों का समान होगा, यानी वॉल्यूम क्वांटिटी इसका दोनों का तो वॉल्यूम समान होगा ना, आयतन, क्योंकि उसी मिट्टी से बनाया गया है। इसलिए शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोला का आयतन, यानी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोला का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका होता है 4/3 पाई r स्क्वायर पाई r क्यूब होता है आयतन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा r स्क्वायर। अब r कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि दोनों का r का वैल्यू अलग अलग है। तो अब यहाँ पर r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू यहाँ पर शंकु का है, ये शंकु का यहाँ 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर, और h का वैल्यू दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, h का वैल्यू 24, यहाँ पर लिखते हैं 24 हो जाएगा, बराबर 6 गुना r का क्यूब। इसको काट देते हैं, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, नहीं 6 चौके 24, इधर हो जाएगा, एक 6 यहाँ पर है, 2 6 यहाँ पर है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, इधर r का क्यूब, तो क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधी r बराबर 6 निकल जाएगा। यहाँ पर r का त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी उसका त्रिज्या कितना होगा गोला का, यानी 6 हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन। सैंतीस नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है 37 नंबर में माध्य बहुलक और माध्यक तीनों में रिलेशन दिया हुआ है। तो माध्य बहुलक इसमें रिलेशन होता है 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, ये होता है इसका रिलेशन। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ये पिछला साल भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये 3 माध्यक हो जाएगा बहुलक प्लस 2 माध्य। तो आपका यहाँ कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 माध्यक, यहाँ पर भी दिया हुआ है प्लस बहुलक प्लस 2 माध्य, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गई आलेख को क्या कहते हैं। वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गई अंतराल को क्या कहते हैं। तो वर्ग अंतराल जैसे होता है, तो वर्ग अंतराल इधर रहता है, वर्ग अंतराल, और यहाँ पर खींचा लिखा जाता है इधर से संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता, तो इधर से संचयी बारंबारता इसका जो खींचा जाता है, तो इस तरह से ग्राफ खींचा जाता है अथवा इस तरह से जाता है, इसको तोरण कहा जाता है, इसको तोरण कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको तोरण कहा जाता है। तो ये हो जाएगा, को दो साइड में कोना कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन
जाएगा तो फिर तो लास्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, 39 दिया हुआ है। 39 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना का क्या हो जाएगा, ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर के आपका 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होता है, 0 से लेकर के 1 तक के बीच में होता है। तो ये होगा आपका माइनस, कभी भी नहीं होता है, प्रायिकता का मान माइनस कभी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर। PE बराबर दिया हुआ है, PE बराबर दिया हुआ है 0.05। अब पूछा क्या है, E नहीं होने का प्रायिकता क्या होगा। तो PE नहीं होने का प्रायिकता पूछा है क्या होगा। तो कभी भी इस तरह से पूछाएगा तो PE नहीं का फॉर्मूला हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 माइनस PE। इसलिए होगा क्योंकि देखिए इस फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है PE प्लस PE डैश का फॉर्मूला होता है 1 होता है। इसका मतलब प्रायिकता होने का और प्रायिकता नहीं होने का प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो हमको क्या पूछा है, PE डैश। तो PE डैश को अगर फ्री करेंगे, PE डैश, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस PE हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.05, तो आपका हो जाएगा 0.95। तो सीधा सीधे अगर कभी भी इस तरह से पूछेगा, एक दिया हुआ रहेगा इतना, तो इसको 1 में घटा देना है, सीधा सीधी इतना 1 में घटा देना है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये था आप लोग का लास्ट क्वेश्चन। 40 में 40 क्वेश्चन को मैं पूरा सटीक के साथ और पूरा डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बता दिए। ये है मॉडल सेट 1 क्वेश्चन है। आप लोग इसको चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और इस चैनल पर बने रहिएगा। मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का पूरा मॉडल सेट का सॉल्यूशन करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड।